ओके, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सभी टीचिंग से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उनकी तैयारी करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग कर रहे हैं 20 अगस्त को होने वाले सीटेट के एग्ज़ाम के लिए। अभी तक हम लोगों ने जितने भी इससे पहले पेपर हुए थे, 23 तारीख को, 22 तारीख को, 21 तारीख को, 16 तारीख को, 20 तारीख को, उसको हमने कर लिया है। आज 24 तारीख के पेपर के पार्ट 1 को करेंगे। इट मीन्स शुरू के 15 प्रश्नों को हम करने चल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि विकास के विषय में सही वक्तव्य क्या है। मतलब 4 कॉन्सेप्ट, 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शंस। इसमें आपको सेलेक्ट करना है कि विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सबसे पहला है, विकास एक दिशी और एक आयामी होता है। ऐसा नहीं है, पिछले पेपर्स में आप खूब पढ़ चुके हैं कि विकास बहुआयामी होता है और उसकी विभिन्न दिशाएं होती हैं। फिर बी वाला क्या है, विकास परिवर्तनशील है। आपने ये भी पढ़ा था कि विकास जो है समय के साथ बदलता रहता है। आज किसी बच्चे का मानसिक विकास नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि साल भर बाद भी उसका नहीं हो सकता, तो बिल्कुल हो सकता है। तो ये परिवर्तनशील है। आज किसी का शारीरिक विकास नहीं हुआ है, 1 साल बाद, 2 साल बाद उसका शारीरिक विकास हो सकता है। तो विकास का नाम परिवर्तन या बदलाव है ही। ठीक है, विकास को जब हम पढ़ते हैं तो या तो हम उसे बदलाव कहते हैं या तो उसे हम क्या कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता से योजनाबद्ध है। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों से विकास प्रभावित होता है। सभी व्यक्ति एक ही आयु और गति से विकास के पड़ावों को प्राप्त करते हैं, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति में विकास की गति अलग अलग होती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आइए दूसरे प्रश्न की ओर। निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि बच्चे पहले भुजाओं पर उंगलियों से पहले मांसपेशियों पर नियंत्रण प्राप्त कर पाते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि जो बच्चे, कुछ बच्चे हैं जो उंगलियों पर नियंत्रण अभी नहीं कर पाए हैं लेकिन भुजाओं पर नियंत्रण पहले कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि जब हम छोटे से बड़े की ओर बढ़ जाएं पहले ही, तो वहाँ पे अधोगामी सिद्धांत होता है। और जब हम छोटे से बड़े की ओर बढ़ें तो वो अधोगामी होता है, सॉरी, बड़े से छोटे की ओर। ठीक है, मतलब पहले हम छोटे काम हमको सीखने चाहिए थे, लेकिन हमने क्या सीख लिया, बड़े। तो जब हम छोटे से बड़े की ओर चलते हैं तो ये होता है शीर्षगामी। लेकिन जब हम बड़े काम को पहले सीख जाएं, देखो भुजाओं पर नियंत्रण सीख गया है लेकिन उंगलियों पर नहीं सीख पाया है। हमको तो मतलब सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलना है ना, पहले छोटी चीज़ों पर नियंत्रण सीखना है फिर बड़ी चीज़ों पर। तो सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलना है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, स्थूल हम पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। तो ये विकास का कौन सा सिद्धांत है, अधोगामी सिद्धांत कहलाता है। इसके कई क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर जो हमने अब तक कर चुके हैं उसमें किए हैं। ठीक है, शारीरिक लक्षण जैसे आँखों का रंग, बालों का रंग, ऊंचाई, ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं हमारे अनुमानसिकता से। मतलब ये जितनी भी चीज़ें हैं ये वंश से संबंधित होती हैं। इसको मैंने कई बार पढ़ाया है, आपको समझाया है। ठीक है, वंशागत होती हैं, मतलब अनुवांशिकता से प्रभावित होती हैं। वातावरण की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है। अब चौथे प्रश्न की ओर आइए, बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था कौन सी है। इसको भी मैंने आपको कई बार पढ़ाया कि प्राथमिक संस्था कौन है। हमारी प्राथमिक संस्था के रूप में परिवार को हम देखते हैं। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों पे बहुत समय हम अपना जाया नहीं करेंगे। आइए पांचवें प्रश्न को देखते हैं। एक बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्याओं का समाधान कर पाता है, उसकी समस्या समाधान की यह विशेषता किस स्तर पे है। जब मूर्त वस्तुओं के साथ कर पाता है तो जाहिर सी बात है ये किस में आएगा, तीसरे में, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था में मूर्त वस्तुओं के साथ। इसी समय इसमें पलटावी गुण विकसित होगा, इसी समय इसमें संरक्षण का गुण विकसित होगा, इसी समय इसमें वर्गीकरण का गुण विकसित होगा, इसी समय इसमें गणितीय संकल्पनाएं विकसित होंगी। ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। तो पांचवें प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वो हमारा तीसरा हो जाता है। अब आइए बात करते हैं छठवें प्रश्न की कि छठवां प्रश्न क्या कहता है।
एक बच्चे ने यह मानसिक विचार बना लिया है कि वे सभी जीव जिनके पंख हैं और उड़ सकते हैं वे पक्षी हैं। ठीक है, वे सभी जीव जिनके पंख हैं और वे पक्षी हैं वो उड़ सकते हैं। तत्पश्चात उसने एक चित्र पुस्तिका में एक चमगादड़ देखा और उसे स्तनधारी कहने के बजाय पक्षी ही कहा। चमगादड़ स्तनधारी होता है लेकिन उसने पक्षी ही कहा। इस स्थिति में जो ज्ञान निर्माण किया गया है पूर्व ज्ञान से प्रभावित होकर, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, अब आप खुद देखिए कि उसने किया क्या कि पूर्व अवधारणा के आधार पर एक नया ज्ञान उसने नहीं बनाया। देखिए, एक बच्चे ने यह मानसिक विचार बना लिया है कि वे सभी जीव जिनमें पंख हैं उड़ सकते हैं वे पक्षी हैं। ठीक है सर। तत्पश्चात उसने एक चित्र पुस्तिका में एक चमगादड़ देखा, उसने स्तनधारी कहने के बजाय उसे पक्षी ही कहा। ठीक है, इस स्थिति में ज्ञान निर्माण की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एसिमिलेशन और या एकोमोडेशन या क्रमबद्धता या कंजर्वेशन। आपको पता है कि जब पूर्व ज्ञान के आधार पर पूर्व ज्ञान है, पूर्व ज्ञान हो और हम नवीन ज्ञान अपने से बना लें तो ऐसी स्थिति को हम एसिमिलेशन कहते हैं, ऐसी स्थिति को हम समावेशन कहते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एसिमिलेशन। अगर पूर्व ज्ञान हटाकर कोई नया ज्ञान, केवल नया ज्ञान हम पूर्व ज्ञान के आधार पर नहीं बल्कि स्वयं से नया ज्ञान अर्जित करते तो उसे हम एकोमोडेशन कहते। लेकिन इसमें कौन सा सही है? हमारा समावेशन, एसिमिलेशन हमारा सही है। जब हम पूर्व अवधारणाओं के आधार पे नए चित्रों को समझते हैं, देखते हैं नए जीवों के बारे में, तो उसे हम एसिमिलेशन कहते हैं। जैसे सपोज दैट कोई बच्चा घर पे काला कुत्ता देखा है, अचानक स्कूल में बकरी आई काली कलर की, उसने उसे कुत्ता ही कहा, है ना? तो इस कंडीशन में उसने क्या किया है? एसिमिलेशन, समावेशन या आत्मसातीकरण, पूर्व अवधारणा के आधार पर नए विचार प्रस्तुत किया है। ठीक है, आइए 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न क्या कहता है? समीपस्थ विकास क्षेत्र की संरचना किसने प्रतिपादित की थी? आपको पता है MKO, है ना? आपको पता होना चाहिए कि MKO और ZPD और स्कैफोल्डिंग, ये जितनी भी चीज़ें हैं, सेल्फ रेगुलेशन जिसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, प्राइवेट स्पीच, जिसे हम क्या कहते हैं? प्राइवेट स्पीच कहते हैं। ठीक है, तो इन चारों चीज़ों को 1, 2, 3 और 4 चारों कॉन्सेप्ट किसने दिए? लेव वाइगोत्स्की ने दिए थे। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, जेरोम ब्रूनर ने भी संज्ञानात्मक विकास पे काम किया, जीन पियाजे ने भी संज्ञानात्मक विकास पे काम किया। लेकिन यहाँ पे समीपस्थ विकास क्षेत्र, जिसे हम निकटतम विकास क्षेत्र भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? निकटतम विकास क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, संभावित विकास क्षेत्र भी इसे हम कहते हैं, इसे हम संभावित विकास क्षेत्र भी कहते हैं। ओके, तो इसके कई नाम हैं, इसको आप देख सकते हैं, लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिए गए हैं। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के विषय में जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के विचारों के मुख्य अंतर को दर्शाता है? देखिए, बहुत बड़ा सा प्रश्न है, जो कमज़ोर बच्चे होंगे उसे छोड़ के भाग जाएंगे, लेकिन बस इसमें जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की में अंतर बताना है और इतना बड़ा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। शायद ए वाला ही ऑप्शन सही है। आइए देखते हैं कि पियाजे, ठीक है, आइए देखते हैं कि पियाजे बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा जगत के अनुभव करने पर जोर देते हैं। मतलब बच्चे स्वतंत्र होते हैं, वो अपने अनुभव से सारी चीज़ों को सीखते हैं, सही है। जबकि लेव वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने यह कहा कि बच्चे का अगर संज्ञानात्मक विकास करना है, मानसिक विकास करना है, तो संज्ञानात्मक विकास में समाज की, भाषा की, संस्कृति की एक अहम भूमिका होती है। तो बिल्कुल सही है, इतने बड़े प्रश्न का पहला ही जवाब सही हो जाएगा। ठीक है,
पियाजे ने बच्चों को सक्रिय स्वतंत्र जीव के रूप में देखते हैं, जबकि लेव वाइगोस्की उसे वातावरण द्वारा नियंत्रित जीव, ऐसा कुछ नहीं है, नियंत्रित वंत्रित की बात नहीं की गई है। पियाजे भाषा को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं, नहीं, उन्होंने पियाजे ने विचार को महत्वपूर्ण माना है, भाषा को तो उसने माना है, लेव वाइगोस्की ने माना है। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन आपका सही है इसमें। 8वें प्रश्न को देख लिया हम लोगों ने। 9वां प्रश्न देखते हैं। फातिमा तर्क करती है कि आपको ईमानदार होना चाहिए। फातिमा एक लड़की है जो तर्क देती है कि आपको ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि इससे आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। फातिमा कोहलबर्ग के नैतिक चिंतन में किस चरण में है? अब आप समझिए कि फातिमा का विचार है कि हमें ईमानदार होना चाहिए ताकि माता पिता हम पे गर्व करें। उसके अंदर सामाजिक अनुबंधन नहीं, जब वो स्वयं से डिसीजन लेती कि हमें क्या करना चाहिए, नियमों को सिद्धांतों को मानती, कानून व्यवस्था भी उसी में आएगा, दोनों ऊपर हैं। ये दंड और आज्ञा पालन जो प्री कन्वेंशनल था उसका एक पहला हिस्सा है, ये दोनों पोस्ट कन्वेंशनल के हिस्से हैं। कानून व्यवस्था नहीं है ना, ये वाला ऊपर वाला पोस्ट कन्वेंशनल का है। लॉ एंड ऑर्डर को मानना ये हमारा कन्वेंशनल का है। ठीक है, कन्वेंशनल का है। ठीक है, और देखो 3 स्टेज बताई गई, 1 मिनट में आपको तीनों लिख के बताता हूँ। ठीक है, एक था हमारा प्री कन्वेंशनल, एक था कन्वेंशनल और एक था पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, तो प्री कन्वेंशनल से संबंधित ये है, और अच्छा लड़की अच्छा लड़का बनना कन्वेंशनल है, कानून व्यवस्था को मानना ये भी कन्वेंशनल है, और ये जो ये वाला है ये पोस्ट कन्वेंशनल है। अब सही हुआ है। ठीक है, तो ईमानदार होना चाहिए इस जिससे आपके माता पिता आप पे गर्व करें। इट मीन्स उस वो बच्चों को अच्छा लड़की या अच्छा लड़का बनने के लिए प्रेरित कर रही है। फातिमा बच्चों को अच्छा लड़की या अच्छा लड़का बनने के लिए प्रेरित कर रही है। इसमें जब हम आते हैं तो हम कन्वेंशनल स्टेज के ठीक पहले भाग में होते हैं, अच्छा लड़की अच्छा लड़का बनना। ठीक है, कन्वेंशनल का मतलब आपको हम यहाँ बता दें, इसे कहते हैं पूर्व रूढ़िगत या परंपरागत, इसे कहते हैं उत्तर रूढ़िगत या उत्तर परंपरागत, जो भी आप कहना चाहें, और इसे हम कहते हैं रूढ़िगत या परंपरागत, जो आप कह लें, चाहे रूढ़िगत कह लें चाहे परंपरागत कह लें। ठीक है, आइए 10वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं कि कक्षा में सकारात्मक अधिगम माहौल निर्मित करने के लिए निम्न में से क्या मददगार होगा। मतलब आप चाहते हैं कि सकारात्मक एनर्जी सभी बच्चों में हमारे क्लास में बनी रहे, तो आपको क्या करना चाहिए। सभी विद्यार्थियों, ठीक है, क्या है, सभी विद्यार्थियों को सहभागिता के समान अवसर देना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप चाहते हैं कि सकारात्मक एनर्जी बनी रहे तो किसी के साथ भेदभाव मत करिए, सभी को समान अवसर आपको प्रदान करना है। योग्यता आधारित आपका वर्गीकरण नहीं करना है। उच्च उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों पर ध्यान देना है, ऐसा भी नहीं है। विद्यार्थियों को किसी तरीके से उच्च अंक प्राप्त करने के लिए उत्तेजित करें, ऐसा भी नहीं है। तो 10वें का कौन सा हो जाएगा, समान अवसर देना सबको। 11वां नंबर क्या है, निम्नलिखित में से प्रगतिशील शिक्षा की प्राथमिक विशेषताएं कौन सी हैं, है ना, प्रगतिशील शिक्षा की प्राथमिक विशेषता कौन सी है। बार बार पेपर पेंसिल टेस्ट करवाना, ये भी ऐसी कोई विशेषता नहीं है हमारी। उच्चतम अंक प्राप्त करना, नो। पाठचर्या और आकलन में लचीलापन, बिल्कुल सही है। आपको जो आप सिलेबस बना रहे हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, सभी बच्चों के लिए हो, सभी बच्चों के आधार पे हो, बच्चों के जीवन से संबंधित हो, ये सही है। ठीक है, बाह्य उत्प्रेरक, दंड और पुरस्कार का प्रयोग नहीं करना है। आइए 12वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं कि हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि कक्षा में कोई बच्चा सहकर्मी समूह के स्वभाव, इरादों और मनोदशा के प्रति उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम है तो वह किस प्रकार की बुद्धि को रखता है। ठीक है, अब आपको पता है कि मैंने आपको बताया था इंट्रा ऐसे लोग होते हैं जो स्वयं को पहचान लें, इंटर जो दूसरों को पहचान ले। तो ये दूसरों को पहचान रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, जो दूसरों की भावनाओं को, मनोदशाओं को अच्छे से समझता हो। ठीक, अब आइए व्यवसाय, डी ऑप्शन नहीं दिख रहा है ना, 1 मिनट देखिए। 13वां प्रश्न क्या है
कि व्यवसाय के संप्रत्यय को पढ़ाते समय मोनिका ने विद्यार्थियों को पुरुष और महिलाओं को गैर पारंपरिक कार्य करते हुए फ्लैश कार्ड दिखलाए। इस युक्ति से छात्रों में क्या होने वाला है? जेंडर रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन मिलेगा या जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को प्रोत्साहन मिलेगा? फिर क्या है? जेंडर तारतम्यता को प्रोत्साहन मिलेगा। फिर क्या दिया गया है? जेंडर आधारित प्रतिमान का निर्माण होगा। ठीक है, जेंडर आधारित प्रतिमान का निर्माण होगा। ठीक, क्या प्रश्न है फिर से पढ़िए। व्यवसाय के संप्रत्यय मतलब व्यवसाय का कॉन्सेप्ट हमको बच्चों को सिखाना है। को पढ़ाते समय मोनिका ने विद्यार्थियों को पुरुष और महिलाओं को, ठीक है, क्या कहा? पुरुष और महिलाओं को गैर पारंपरिक मतलब रूढ़िवादी कार्य करते हुए नहीं दिखाया। मतलब ऐसा नहीं कि कोई विशेष कार्य विशेष जेंडर के द्वारा किया जाए। गैर पारंपरिक कार्य करते हुए दिखाया। फ्लैश कार्ड दिखलाए मतलब कार्ड दिखलाए, उस पर कोई भी काम कर रहा था, कोई जेंडर किसी विशेष काम के लिए नहीं बना था। इससे क्या होगा? जेंडर रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन मिलेगा? नहीं। जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को प्रोत्साहन मिलेगा? हाँ। जेंडर रूढ़िवादिता को लचीलेपन में प्रोत्साहन कहने का मतलब कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि किसी भी काम को कोई भी कर सकता है, कोई काम विशेष किसी व्यक्ति के लिए नहीं बना हुआ है। तो 13 का कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कि 14 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कौशल उच्च श्रेणी का चिंतन नहीं है? अगर हम देखें कि इसमें से 4 में से कौन सा कौशल ऐसा है जो उच्च श्रेणी का नहीं है, तो एनालिसिस करना, अपने कामों के प्रति अपने बारे में सोचना, ये उच्च श्रेणी का चिंतन है। अपने आप को प्रदर्शित करना, अपने आप का मूल्यांकन करना, ये भी सही है। क्रिएशन भी है। रिकॉल याद करना, रटना, ये हमारा उच्च श्रेणी का चिंतन नहीं है। इसमें कौन सा हो जाएगा? डी वाले को हम उच्च श्रेणी का चिंतन नहीं मानते हैं। बाकी सभी चीज़ों को हम उच्च श्रेणी का चिंतन मानते हैं। इट मीन्स गहराई से इनके बारे में हम सोचते हैं, इस पे हम रटने पर बल दे रहे हैं। आइए 15वें प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा मानदंड निर्देशित आकलन है? निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड निर्देशित आकलन है? अधिगम के निम्नतम स्तर को मानक निर्धारित करने वाला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा मानदंड निर्देशित आकलन है? Which of the following is the example of references assessment? ठीक है, अधिगम के निम्नतम स्तर को मानक निर्धारित करने वाला परीक्षण। ओके, फिर क्या है? सत परसेंटाइल, ये पता नहीं क्या लिखा है, इतनी कठिन हिंदी। एटलीस्ट द परसेंटाइल ऑफ द रिलीजन ऑफ द सत्यमिता। ओके, इसको देख लेंगे हम। आकलन मानने वाला परीक्षण, आकलन के आधार पर जेड स्कोर को आकलन आधार मानने वाला परीक्षण। फिर क्या है? वह परीक्षण जो विद्यार्थी को क्रम प्रदान करे। निम्न में से कौन सा मानदंड मतलब इनमें से कौन सा तरीका निर्देशित आकलन है? निर्देशित आकलन है। अधिगम के निम्नतम स्तर को मानक निर्धारित करने वाला परीक्षण। ठीक है, अधिगम के निम्नतम स्तर को मानक मतलब जो सबसे छोटा स्तर हो को मानक निर्धारित करने वाला परीक्षण निर्देशित आकलन है। मानक निर्धारित करने वाला सत्यमता। बेटा इस प्रश्न को हम अभी तो फिलहाल ए लगा दे रहे हैं, लेकिन इस प्रश्न को हम आपको दोबारा समझा देंगे क्योंकि इसमें थोड़े से ऑप्शंस में दिक्कत है। तो इसको मैं रीचेक कर लूँगा और इसको मैं 15वें प्रश्न को दोबारा करवा दूंगा। फिलहाल अभी के लिए मेरे हिसाब से अधिगम का जो सबसे छोटा स्तर है उसको मानक के आधार पर निर्धारित करना चाहिए। मतलब पूरे अधिगम को मानक के रूप में नहीं लेना चाहिए, मतलब स्टैंडर्डाइज नहीं करना चाहिए, किसी एक विशेष सीमा के अंतर्गत बांधना नहीं चाहिए। फिलहाल मैं इस प्रश्न को दोबारा करवा दूंगा। अभी के लिए आप इसमें ये वाला मान सकते हैं। इस ऑप्शन को मुझे फिर से देखना होगा
कि ये क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है। तो आप देख सकते हो कि अभी फ़िलहाल निर्देशित आकलन के हिसाब से ये होगा, हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न को मैं दोबारा करवा दूंगा। मिलते हैं आपसे 24 तारीख के 24 दिसंबर के पेपर के पार्ट 2 को लेकर के, तो मैं आपको इसको डिस्कशन करा दूंगा या फिर कभी करवा दूंगा। इस क्वेश्चन को मैं समझा के दोबारा आपको करवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।